हेलो दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे उत्तराखंड ज्योग्राफी के अंतर्गत उत्तराखंड के भौतिक प्रदेश। और इसका जो हमने बेस चुना था वह था उच्चावच के आधार पर, या हम कहें धरातलीय संरचना के आधार पर उत्तराखंड को हम 5 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं, जिनको हमने कल बात करी थी। सबसे पहला था महान हिमालय, महान हिमालय। फिर दूसरा जो भौतिक प्रदेश था वह था आपका मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। तीसरा भौतिक प्रदेश था आपका शिवालिक, शिवालिक प्रदेश, या हम इसे कहते हैं बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। चौथा था आपका तराई एवं भाबर क्षेत्र, तराई एवं भाबर क्षेत्र। और सबसे अंतिम जो भौतिक प्रदेश है वह है आपका मैदानी क्षेत्र, जो कि राज्य का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, मैदानी क्षेत्र। और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आपका कौन सा है? मध्य हिमालय। और हमने कल डिस्कस करा था विस्तार पूर्वक, जिसका अध्ययन करा था मैदानी क्षेत्र का और तराई एवं भाबर क्षेत्र का। कई बार दोस्तों इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है एग्जाम में, इनकी औसत ऊंचाई क्या है, तो हमें इसकी औसत ऊंचाई याद रखनी है। लगभग तराई एवं भाबर क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वह है आपकी 1200 मीटर, जबकि शिवालिक एवं बाह्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वह है आपकी 750 से लेकर 1250 मीटर तक, इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। जबकि मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वह है आपकी 1500 से 2700 मीटर तक, इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। जबकि महान हिमालय की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर, इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इनकी औसत ऊंचाई भी पूछ ली जाती है। तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 1500 से लेकर 2700 मीटर तक, इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। और जो शिवालिक या हम कहें बाह्य हिमालय की औसत ऊंचाई 750 से लेकर 1250 मीटर तक, इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। जबकि तराई एवं भाबर क्षेत्र की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी है 1200 मीटर। अब हमने कल इसके बारे में पढ़ा था कि महान हिमालय और मध्य हिमालय को जो भाग अलग करता है उसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जबकि मध्य हिमालय और शिवालिक को जो भाग अलग करता है उसे कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। जबकि शिवालिक एवं बाह्य हिमालय कहें या हम तराई एवं भाबर क्षेत्र को जो भाग अलग करता है उसे कहते हैं हिमालय फ्रंट फोल्ड, हिमालय फ्रंट फोल्ड। अब कल हमने मैदानी क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करा और तराई एवं भाबर क्षेत्र, 2 भौतिक प्रदेश हमने कल विस्तार पूर्वक अध्ययन करा। आज हम पढ़ेंगे शिवालिक और मध्य हिमालय और महान हिमालय। तो सबसे पहले देखेंगे हम शिवालिक प्रदेश। सबसे पहले पढ़ेंगे हम शिवालिक शिवालिक कहे या हम कहे इसे बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। शिवालिक या बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं से हिमालय की शुरुआत होती है। बाह्य हिमालय की संरचना इस प्रकार से है, इस प्रकार हल्के हल्के पर्वत हमारे यहीं से शुरू होते हैं। हमारे राज्य में हल्के हल्के पर्वत
यहीं से शुरू होते हैं। शिवालिक पर्वतमालाओं की संरचना इस प्रकार से, इसीलिए इसे हम बाह्य हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं से आपकी हिमालय की शुरुआत होती है। हिमालय के पर्वतों की शुरुआत यहीं से होती है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। नवीनतम भाग होने के कारण इसमें यह जो है खनिज की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र जो है खनिज की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। इस भौतिक प्रदेश में जीवाश्म भी पाए जाते हैं और खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, आपका जिप्सम हो गया आदि, इसमें क्या है खनिज जो है पाए जाते हैं। अब इसको प्राचीन काल में, इस भौतिक प्रदेश को प्राचीन काल में हम क्या कहते थे, या हम कहें हमारे जो धर्म ग्रंथ है, हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें हम इसको क्या कहते हैं, इस भौतिक प्रदेश को मैनाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन काल में इसे हम किस नाम से भी जानते हैं, मैनाक पर्वत। प्राचीन काल में कहें या हम कहें हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें हम इस प्रदेश को मैनाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं, मैनाक पर्वत। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, मैनाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इसे एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों कि जो ये हिमालय, जो ये शिवालिक पर्वतमालाएं, हल्के हल्के ऊंचे पर्वतमालाएं, किसकी अपेक्षा में, महान हिमालय। महान हिमालय की संरचना इस प्रकार से, बहुत ऊंची ऊंची क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं। इसमें आसानी से नहीं चढ़ सकते, इन पर्वतमालाओं में हम आसानी से नहीं चढ़ सकते। जबकि इसकी अपेक्षा अगर हम देखें, जो शिवालिक पर्वतमालाएं हैं इनमें हम आसानी से चढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ऊंचे ऊंचे ये पर्वत है, इसमें हम आसानी से चढ़ सकते हैं। जिस वजह से इन पर्वतमालाओं को शिवालिक पर्वतमालाओं को हम किस नाम से भी जानते हैं, फुट हिल्स के नाम से भी जानते हैं। शिवालिक पर्वतमालाओं को हम फुट हिल्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरी विशेषता आपको याद रखनी है, शिवालिक प्रदेश की दूसरी विशेषता है कि इनको हम फुट हिल्स के नाम से भी जानते हैं। फुट हिल्स के नाम से भी हम इसको क्या करते, जानते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि शिवालिक पर्वतमालाओं की श्रृंखला इस प्रकार से, शिवालिक पर्वतमालाओं की श्रृंखला इस प्रकार से है। अब शिवालिक पर्वतमालाओं की बात करें या राज्य के अंतर्गत जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका जो दक्षिणतम भाग है, दक्षिणतम भाग मान लीजिए हमारे दक्षिणतम भाग है और ये हमारा उत्तरी भाग, तो दक्षिणतम जो भाग है उनका यह दक्षिणतम भाग बिल्कुल तीव्र प्रवणता वाला है। तीव्र प्रवणता कहे या हम कहें तीव्र स्लोप, अर्थात उसका स्लोप बिल्कुल तीव्र है। जबकि उसका जो उत्तरी भाग है, उसका उत्तरी भाग ज़्यादा तीव्र नहीं है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से इसका उत्तरी भाग है, जबकि दक्षिणतम भाग बिल्कुल तीव्र प्रवणता का है। अब तीव्र प्रवणता होने के कारण जब कभी वर्षा होगी तो इस क्षेत्र में, दक्षिणतम क्षेत्र में, इन पर्वतमालाओं के दक्षिणतम क्षेत्र में जो मिट्टी भी होगी तो वो वर्षा के साथ बह जाती है। वर्षा के साथ क्या हो जाती है, बह जाती है। जिसके कारण जब यहाँ पे मिट्टी नहीं होगी, जब वर्षा का पानी रुकेगा नहीं तो यहाँ पे क्या होगी, वनस्पति नहीं होगी। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि शिवालिक पर्वतमालाओं में या शिवालिक पर्वतमालाओं का दक्षिणतम ढाल तीव्र प्रवणता का है, तीव्र प्रवणता का है। दक्षिणतम ढाल तीव्र प्रवणता का है, अर्थात कहने का मतलब है बिल्कुल स्लोप है। दक्षिणतम भाग बिल्कुल स्लोप है, जिसके कारण वर्षा का पानी रुकता नहीं है और मिट्टी भी वर्षा के पानी के साथ बह जाता है और वनस्पति, जब मिट्टी नहीं होगी तो वनस्पति भी नहीं उगेगी। और दूसरी विशेषता याद रखेंगे कि शिवालिक पर्वतमालाओं के दक्षिणतम ढालों में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। दक्षिणतम ढालों में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। तो शिवालिक पर्वतमालाओं का जो दक्षिणतम ढाल है उसमें क्या होता है, वनस्पति का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। जबकि इसके जो पाद प्रदेश है उसमें बहुत अच्छे क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। अगली जो विशेषता है शिवालिक पर्वतमालाओं की, ये हमारी शिवालिक पर्वतमाला है, ये हमारी शिवालिक पर्वतमाला है। अब इसका जो शिखर है, इसकी जो ये शिखर है, ये पोर्शन आपका क्या है, शिखर है। इनके शिखरों का निर्माण, शिवालिक पर्वतमालाओं के जो शिखर है इनका निर्माण किससे हो रखा है, मजबूत चट्टानों से। शिवालिक पर्वतमालाओं के शिखरों का निर्माण मजबूत चट्टानों से हो रखा है।
किससे हो रखा है, मजबूत चट्टानों से हो रखा है। जबकि इसका जो पाद है, पाद का अर्थ होता है पैर, पैर अर्थात इसका जो ये क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र है, इसका निर्माण पाद, और ये आपका क्या हो जाएगा, शिखर। तो इसका जो पाद है, इसका निर्माण आपका किससे हो रखा है, चूना पत्थर से। तो एक आपको यह भी याद रखना है कि शिवालिक पर्वतमालाओं के शिखरों का निर्माण जो है मजबूत चट्टानों से हो रखा है, तथा जो इसके पाद है, पाद अर्थात जो इसका ये वाला क्षेत्र है, नीचे का जो क्षेत्र है वह किससे हो रखा है, चूना पत्थर से इसका निर्माण हो रखा है। अब होता क्या है कि कभी कभी कि मध्य हिमालय या हम कहें महान हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, जो ये शिवालिक पर्वतमाला हैं, तो इनका जो पाद है, पाद में क्या होता है, जो नदियाँ निकलती हैं महान हिमालय से, वह इनके पाद को धीरे धीरे करके काटती है और चूना भी अपने साथ बाहर ले जाती है, जिसके कारण जो शिवालिक पर्वतमाला है उनकी संरचना इस प्रकार हो जाती है, कहीं कहीं पे उनकी संरचना इस प्रकार से हो जाती है, अर्थात उनका ये वाला जो क्षेत्र है, दक्षिणतम जो क्षेत्र है वह धंस जाता है अर्थात कहें या हम कहें कि इसमें क्या पाए जाते हैं, भ्रंश। ये क्या पाए जाते हैं, भ्रंश। तो एक विशेषता आपको याद रखनी है कि शिवालिक पर्वतमालाओं में क्या पाए जाते हैं, भ्रंश कगार पाए जाते हैं। अगली विशेषता, शिवालिक पर्वतमालाओं में भ्रंश कगार पाए जाते हैं। शिवालिक पर्वतमालाओं में क्या है, भ्रंश कगार पाए जाते हैं। और अगली विशेषता क्या है शिवालिक पर्वतमालाओं में, इसकी अगली विशेषता है कि होता क्या है, कभी महान हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, तो इस क्षेत्र में शिवालिक पर्वतमालाओं में क्या होती है, नदियाँ निकलती है। नदियाँ जब वर्षा ऋतु में जब नदियाँ आती है तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लाती है। तो कभी कभी नदियाँ क्या करती है कि अपना रास्ता बदल देती है, और नदी पहले इस दिशा में प्रवाहित हो रही थी, फिर वर्षा ऋतु में क्या किया, नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, अब नदियाँ इस साइड प्रभावित हो रही। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में नदी अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर अवसाद यहाँ पे फैला देती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में वनस्पति नहीं उगती है। इस क्षेत्र में वनस्पति नहीं उगती है, बहुत कम मात्रा में, जैसे कांटे या कटीले हम बोल सकते हैं, झाड़ियाँ कटीले ये सब उगते हैं। तो ये क्षेत्र आपका किस प्रकार से हो जाता है, ये क्षेत्र बोलते हैं हम, इस क्षेत्र को कहेंगे हम बेडलैंड। इसको कहते हैं हम बेडलैंड या हम कह सकते हैं बेडलैंड्स, या हम कहें इसको बोलते हैं उत्खात भूमि। हम इसको बोलेंगे उत्खात भूमि अर्थात ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं उगती, जिसे हम अपने राज्य के अंदर क्या कहते हैं, बंजर भूमि। अपने राज्य के अंदर हम उसे क्या कहते हैं, बंजर भूमि। तो दूसरी विशेषता आपको याद रखनी है कि शिवालिक प्रदेशों में उत्खात भूमि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, उत्खात भूमि कहें या हम बेडलैंड्स कहें। तो शिवालिक पर्वतमालाओं की जो विशेषता है, सबसे पहले हमने कहा कि प्राचीन काल में या हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें हम इसे मैना पर्वत के नाम से जानते हैं। इस भौतिक प्रदेश की जो औसत ऊंचाई थी, हमें पता है कि 750 से लेकर 1250 मीटर तक इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। दूसरी विशेषता क्या है कि यह पर्वत श्रृंखला या यह शिवालिक जो पर्वतमालाएं हैं वह बहुत हल्के ऊंचे, इतने ऊंचे हैं, इतने छोटे ऊंचे हैं कि इसमें हम आसानी से चढ़ सकते हैं, जिसके कारण इसे हम फुट हिल्स भी कहते हैं। तो दूसरी विशेषता क्या है कि शिवालिक पर्वतमालाओं को फुट हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी कि इन पर्वतमालाओं या हम कहें राज्य के अंतर्गत जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनका जो दक्षिणतम ढाल है वह बिल्कुल तीव्र प्रवणता वाला है। इनके दक्षिणतम ढालों में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। साथ ही साथ इन पर्वतमालाओं में या हम कहें इस क्षेत्र में, इस शिवालिक प्रदेशों में भ्रंश कगार पाए जाते हैं। और अगली विशेषता जो है, लास्ट जो विशेषता है कि इस पर्वतमाला में, इस भौतिक प्रदेश में उत्खात भूमि अर्थात बेडलैंड्स या जिसे हम कहेंगे बंजर भूमि जो है पाई जाती है। अब इसके बाद जो अगला भौतिक प्रदेश है, इसके उत्तर में अगला जो भौतिक प्रदेश है वह है आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय जो है राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ये आपका क्या है, मध्य हिमालय। आपका अगला जो भौतिक प्रदेश है वह है आपका क्या है, मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1500 से लेकर 2700 मीटर तक इसकी क्या है,
औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की अगर हम बात करें, मध्य हिमालय के उत्तर में, अगर मध्य हिमालय मान लीजिए आपका मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, ये आपका मध्य हिमालय, ये क्षेत्र आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय उत्तर में एक भौतिक प्रदेश है जिसे हम कहते हैं महान हिमालय, इसे कहते हैं महान हिमालय। मध्य हिमालय के दक्षिण में जो भौतिक प्रदेश है उसे हम कहते हैं शिवालिक, उसे हम क्या कहते हैं शिवालिक, या हम कहें उसे बाह्य हिमालय। ये आपका महान हिमालय है, ये आपका क्या है शिवालिक है। अब हमें पता है कि मध्य हिमालय और शिवालिक को जो भाग अलग करता है उसे हम कहते हैं एमबीटी, उसे कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, उसे हम क्या कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। जबकि महान हिमालय और मध्य हिमालय को जो भाग अलग करता है उसे हम कहते हैं एमसीटी, अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब ये क्या है, ये बिल्कुल संक्रमण सा पतली सी घाटी है, समतल भूमि है, यहाँ पे बिल्कुल क्या है समतल सी भूमि है। ये क्षेत्र आपका कैसा समतल सी भूमि है। और एमबीटी जो संक्रमण से क्षेत्र या क्षैतिज घाटी है, यह भी कैसा है बिल्कुल समतल सी भूमि है। इस प्रकार से आपकी क्या है एमबीटी का जोन है। यहाँ पे भी एमसीटी यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट बिल्कुल क्या है समतल सा भूमि। जबकि मध्य हिमालय जो है वह छत बिछत पहाड़ियाँ है। किस प्रकार से, इस प्रकार से आपकी क्या छत बिछत पहाड़ियाँ है, इस प्रकार से आपकी क्या छत बिछत पहाड़ियाँ है। मध्य हिमालय की संरचना इस प्रकार से छत बिछत पहाड़ियाँ, सर्वाधिक नदी घाटियाँ इसी क्षेत्र में है। अब ये इसका जो संरचना है, इसकी जो संरचना है देखिए, इसकी संरचना इस प्रकार से है कि महान हिमालय को अगर हम हटा दिया जाए तो ये आपका पतला सा क्या है समतल सी घाटी, यहाँ पे भी आपकी समतल भूमि है, यहाँ भी समतल, यहाँ भी समतल, बीच में क्या है छत बिछत पहाड़ियाँ हैं। तो एक प्रकार से यह किसकी कैसा इसका आकार हो गया सैंडविच की तरह, सैंडविच की तरह इसकी क्या है आकार है। इस वजह से एक विशेषता आपको याद रखनी है कि मध्य हिमालय की जो भौतिक प्रदेश है उसको सैंडविच की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। सैंडविच की पहाड़ी, सैंडविच की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, मध्य हिमालय को सैंडविच की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आपका क्या समतल सी एमबीटी जोन है, यहाँ पे भी एमसीटी जोन है जो कि समतल, बीच में आपके क्या छत बिछत क्या है पहाड़ियाँ हैं। अब मध्य हिमालय की जो पर्वतमालाएं, लगभग ये जो पर्वतमाला है इनके शिखरों पर, इनके शिखरों की अगर हम बात करें, इनके शिखरों पर हल्का हल्का सा क्या है बर्फ पड़ा रहता है, हल्का हल्का सा बर्फ पड़ा रहता है, जिसके कारण इन पर्वतमालाओं को, मध्य हिमालय को हम क्या कहते हैं हिमांचल, इसे क्या कहते हैं हिमांचल भी कहते हैं। मध्य हिमालय को हम क्या कहते हैं हिमांचल भी कहते हैं। इसका कारण किस लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके शिखरों पे हल्का हल्का क्या है हिम का आंचल, अर्थात हल्की हल्की क्या पड़ी रहती है बर्फ पड़ी रहती है। दूसरी, महान हिमालय से जो भी नदियां निकलती है वह मध्य हिमालय की पर्वतमालाओं को क्या कर रही है छत बिछत कर रही है। महान हिमालय से जो नदियां निकलती है वह इस भौतिक प्रदेश को क्या कर रही है छत बिछत कर रही है। छत बिछत अर्थात सर्वाधिक, अगर हम नदी घाटियों की बात करें, सर्वाधिक नदी घाटियाँ इसी क्षेत्र में, इसी भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक क्या है नदी घाटियाँ हैं। अब इन नदी घाटियों ने क्या करा कि इन पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं, इन पर्वत श्रृंखलाओं का आकार ही बदल दिया। लगभग इनका आकार इस प्रकार से कर दिया है, इनका आकार इस प्रकार से कर दिया, अर्थात इनका आकार कैसा कर दिया पठार के समान कर दिया। और इन्हीं पठारों को हमारे राज्य में क्या कहते हैं उत्तराखंड में, इन्हीं पठारों को हम किस नाम से जानते हैं राठ नाम से जानते हैं। और मध्य हिमालय की जो सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है वह क्या है दूधातोली। कौन सी है दूधातोली। और दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पर्वत, उत्तराखंड का पठार, उत्तराखंड का पामीर का पठार कहा जाता है। पामीर क्या है एक पठार है। तो एक विशेषता आपको याद ही रखनी है कि दूधातोली जो पर्वत श्रृंखला है वह मध्य हिमालय की है और जिसे उत्तराखंड का क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का क्या कहा जाता है पामीर का पठार कहा जाता है। अगली विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में मध्य हिमालय में सबसे अच्छी स्वास्थ्यप्रद जलवायु पाई जाती है। सर्वाधिक स्वास्थ्यप्रद जलवायु पाई जाती है। मध्य हिमालय में सर्वाधिक स्वास्थ्यप्रद जलवायु पाई जाती है। मध्य हिमालय में सर्वाधिक स्वास्थ्यप्रद जलवायु पाई जाती है। अगर क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक मानव विकास, अगर सर्वाधिक मानव विकास का क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक मानव विकास किस भौतिक प्रदेश में, सर्वाधिक मानव विकास, तो आंसर होगा आपका मध्य हिमालय। सर्वाधिक मानव विकास तो आपका आ जाएगा मध्य हिमालय।
मध्य हिमालय में ही सर्वाधिक क्या है, मानव विकास है। अगर क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक जनघनत्व, तो सर्वाधिक जनघनत्व की अगर हम बात करें, सर्वाधिक जनघनत्व अर्थात सर्वाधिक लोग, राज्य के सर्वाधिक लोग किस भौतिक प्रदेश में बसे हुए हैं, तो सर्वाधिक जनघनत्व में आ जाएगा आपका तराई एवं भाबर क्षेत्र। तराई एवं भाबर क्षेत्र। तो मध्य हिमालय की जो विशेषता है कि इसको सैंडविच की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 1500 से लेकर 2700 मीटर तक है, जबकि इस मध्य हिमालय को हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। और इस क्षेत्र में, इस भौतिक प्रदेश में सबसे अच्छी स्वास्थ्यप्रद जलवायु पाई जाती है। और मध्य हिमालय की जो सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी है वह कौन सी है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला। दूधातोली पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। जबकि सर्वाधिक मानव विकास की अगर हम बात करें तो मध्य हिमालय में सर्वाधिक मानव विकास। अगर सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो तराई एवं भाबर क्षेत्र जो भौतिक प्रदेश है ये वाला आएगा आपका तराई एवं भाबर क्षेत्र। अब इसके उत्तर में, मध्य हिमालय के उत्तर में राज्य का सबसे उत्तरी जो भौतिक प्रदेश है वह है आपका महान हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय या हम इसे कहते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 6000 मीटर इसकी क्या है औसत ऊंचाई है। महान हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। पहली विशेषता आपको याद रखनी है कि महान हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। हिमाद्री के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि महान हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं बिल्कुल स्पष्ट संरचना इनकी, इस प्रकार से इनकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब ये इस प्रकार से है क्योंकि इसमें क्या है, सदैव इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या रहती है, सदैव बर्फ पड़ी रहती है। महान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सदैव बर्फ पड़ी रहती है, जिस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। दूसरी विशेषता आपको याद रखनी है कि महान हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं कि इनमें क्या है, सदैव बर्फ पड़ी रहती है। ये सदैव क्या है, बर्फ पड़ी रहती है। इस क्षेत्र में सदैव बर्फ पड़ी रहती है, लेकिन एक सीमा ऐसी होगी जहाँ पे बर्फ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जहाँ पे बर्फ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, उस सीमा को हम कहेंगे दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे, स्नो लाइन। इसे कहते हैं हम स्नो लाइन। स्नो लाइन, स्नो लाइन, इस सीमा के बाद आपको बर्फ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बर्फ जो हैगी वह आपकी इस सीमा के ऊपर क्या है, वह बर्फ है, लेकिन इसके नीचे बर्फ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। फिर महान हिमालय की अगर हम नीचे से बात करें तो इसमें क्या पाई जाती है, नीचे नीचे आपकी क्या है, वनस्पति, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे ऊंचे ऊंचे वन नहीं पाए जाते, बल्कि हल्के हल्के वन, ये आपके क्या है, कुछ वन है। अब होता क्या है, जिस एक सीमा ऐसी होगी कि जिसके बाद वनों का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो महान हिमालय की विशेषता आपको याद रखना है कि महान हिमालय में जिस सीमा के बाद वनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उस सीमा को हम कहते हैं दोस्तों टिम्बर लाइन। उसे हम कहते हैं टिम्बर लाइन। महान हिमालय में जिस सीमा के बाद वनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टिम्बर लाइन। और महान हिमालय में जिस सीमा के बाद बर्फ़ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, जहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी रहती, बर्फ़ का पड़ना बंद हो जाता है, इसके नीचे बर्फ़ नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे, स्नो लाइन। अब यह जो क्षेत्र है स्नो लाइन और आपका टिम्बर लाइन के बीच में जो क्षेत्र है उसमें हल्के हल्के क्या है, उसमें क्या है, घास के मैदान है। ये क्या है, घास के मैदान, ये आपके घास के मैदान है। और इन्हीं घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं, राज्य के अंदर बुग्याल, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बुग्याल। यह अपने राज्य में इसको क्या कहते हैं, पयाल कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्नो लाइन को हम क्या कहते हैं, हिमरेखा अर्थात टिम्बर लाइन, और स्नो लाइन के बीच में जो ये घास के मैदान है, इन्हीं घास को मैदानों को हम क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, पयाल कहते हैं। आज हमने जो राज्य के जो भौतिक प्रदेश थे पांचों के पांचों, उनका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन करा, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकता है उनके बारे में हमने अध्ययन करा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे इनकी जो औसत ऊंचाई है और इनको जो विभाजन करने वाले जो क्षेत्र हैं जैसे MBT, MCT और MHFF, हिमालय फ्रंट फोल्ड,
मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जो भी यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनका हमने आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करा।